हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने टाइटल में नाम पढ़ ही लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो हर स्टेट में आपकी विधानसभा होती है और वहां पे किस तरीके से कानून पास किया जाता है, क्या क्या प्रोविजंस है, कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, चाहे कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरी जनरल अवेयरनेस करा रहा हूं। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता रहा हूं, रोज शाम को 6 बजे क्लास आती है। पॉलिटी के काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, मॉडर्न हिस्ट्री करा चुका हूं, पीवाईक्यूज को हम डिस्कस करते रहते हैं बीच बीच में, और आने वाले लेक्चर्स में आपको स्टैटिक जीके वगैरह सब कुछ मिलेगा, यानी पूरा पैकेज है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये लेक्चर्स हम कहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जनरल स्टडीज बाय समृतसर। तो ये हमारा अभिनंदन बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, रेगुलर क्लास आती है जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं और आपके किसी भी एग्जाम में ये बहुत बेनिफिशियल होगा। और बाकी चीजें आपको लेक्चर के बीच में मैं बताऊंगा। बिना टाइम वेस्ट करे आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस वीडियो को भाई बिल्कुल एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप यहां पे आए हो मतलब आपकी किस्मत अच्छी है। अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है सारी क्लासेस। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कुछ भी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे पार्लियामेंट काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से कई तरीके के सवाल बनते हैं। मोर और लेस पार्लियामेंट जैसे ही इसके फंक्शंस होते हैं, पर कहीं कहीं पे कुछ कुछ चेंज है और वहां से एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पुट अप कर लेता है। आपके आने वाले सीजीएल एग्जाम्स, सीएचएसएल एग्जाम्स, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए काफी बेनिफिशियल टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको हम देख लेते हैं संविधान में इसके बारे में कहां लिखा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 5 में द यूनियन पढ़ाया, जिसमें हमने सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह पढ़ा। अब उसके बाद में शुरू होता है आपका पार्ट 6। क्या शुरू होता है भाई? पार्ट 6, रोमन में ऐसे लिखते हैं इसको। और कुल मिला के संविधान में कितने पार्ट्स हैं कई बार बता चुका हूं, कमेंट सेक्शन में बताना। तो पार्ट 6 में शुरू हो जाता है वो वाला हिस्सा जहां पे स्टेट की हम पॉलिटी की बात करते हैं। जैसे सेंटर में वर्किंग चलती है, अब स्टेट में कैसे वर्किंग चलती है हम उसकी बात करते हैं। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट है, वैसे ही स्टेट में गवर्नर है। और गवर्नर शुरू होता है पार्ट 6 के अंदर। आखिरी लेक्चर मेरा गवर्नर का है, प्लेलिस्ट में देखोगे, कल ही आया था लेक्चर, ठीक है। अब पार्ट 6 के अंदर जो आर्टिकल 168 है, यहां से शुरू होता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर, और इससे रिलेटेड प्रोविजंस जो दे रखे हैं वो आर्टिकल 212 तक जाते हैं। ये एग्जैक्टली ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही सारे आर्टिकल याद करने की जरूरत है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं अपनी क्लास में आपको याद करवा देता हूं, ठीक है। आप कहोगे अलग से क्लास ला दूंगा आर्टिकल अमेंडमेंट की। चलिए इतना आपको पता लग गया, ये याद रखना पार्ट 6 में, ठीक है। अब इन आर्टिकल्स के अंदर बताया गया है स्टेट लेजिस्लेचर जो है आपका, तो हर स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। जैसे सेंटर में पार्लियामेंट होती है और उसमें 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। वैसे ही स्टेट के अंदर होती है स्टेट असेंबली। ज्यादातर स्टेट में सिर्फ एक हाउस होता है जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, पर कुछ स्टेट्स में 2 हाउसेस भी होते हैं, वो अभी हम देखते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो कंसिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब हमारे यहां 28 स्टेट्स हैं, कितनी ही स्टेट्स में आपको दिख जाएगा कि असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, पर कुछ स्टेट्स में 2 हाउसेस भी हैं। एक हो गई विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरी हो गई लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं विधान परिषद, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी जानेंगे इसकी कैसी कॉम्पोजिशन होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स के पास यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, बोले तो एक हाउस है, तो एक हाउस को बोलते हैं यूनिकैमरल। और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर मिल जाएगा, यानी कि 2 हाउस हैं। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से स्टेट बताइए जिसके पास यूनिकैमरल है, या ऐसी स्टेट बताइए जिसपे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। इन पूरी क्लास के जो ये पीपीटीज और नोट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप बोलोगे आपको टेलीग्राम पे मैं एक साथ सारे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। वैसे इस क्लास के बाद आपको दिक्कत कोई नहीं आएगी, सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब ये पॉइंट है याद करने वाला, क्या
कितनी स्टेट्स के पास 2 हाउसेज हैं? तो आपको ध्यान रखना है भाई 6 स्टेट्स हैं। कितनी हैं? 6। अब उन 6 का नाम आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल पड़ोसी पड़ोसी स्टेट्स हैं ये एक दूसरे की, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पड़ोसी, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार पड़ोसी, और महाराष्ट्र और कर्नाटका पड़ोसी। तो 3 पड़ोसियों का जोड़ा आपको याद रखना है। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। तो ये 6 स्टेट्स हो गई जहां पे आपको विधानसभा भी मिलेगी और विधान परिषद भी मिलेगी। इस लेक्चर के एंड तक आप जान जाओगे कि यार जो पावर राज्यसभा की सेंटर में है ना, बनाया तो उसी मॉडल पे हुआ है विधान परिषद को, पर विधान परिषद की उतनी पावर नहीं होती, वो सिर्फ एक असिस्टिंग बॉडी होती है, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके बारे में। जैसे सेंटर में होता है अपर हाउस, लोकसभा होता है और सेकंड चैम्बर भी कहते हैं, वैसे ही स्टेट में अपर हाउस, सेकंड चैम्बर या हाउस ऑफ एल्डर कौन सा होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको कहा जाता है विधान परिषद। क्या कहते हैं भाई? विधान परिषद। कुल मिला के 6 स्टेट्स में। हो गया भाई याद? इतना कुछ इसमें मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट, जो लोअर हाउस होता है उसको विधानसभा कहते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसे फर्स्ट चैम्बर या पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। और इसी हाउस में जो मेंबर्स बैठते हैं, जो एमएलएज होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, यानी आपकी और मेरे जैसे लोग उनके लिए वोट डालने जाते हैं। हम ही लोग चुनते हैं और उनको बिठाते हैं उस गद्दी पे। तो आप किस किस के लिए वोट डालते हो? एक तो लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए आप लोग वोट नहीं डालेंगे। आप सिटीजन हैं अगर नॉर्मल, तो आप वोट नहीं डालते, उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पार्लियामेंट का बेहतरीन लेक्चर है, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। चलिए, और वैसे ही स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब किसी स्टेट को चाहिए, इसका प्रोसेस क्या है? मान लीजिए कोई एक स्टेट है, अभी राजस्थान में नहीं है फॉर एग्जांपल, अगर राजस्थान को अपनी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो उसका क्या प्रोसीजर है? तो उसका यह प्रोसीजर है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी राजस्थान की, समझ जाना मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो राजस्थान की असेंबली होगी वो डिसाइड करेगी कि उसे काउंसिल चाहिए या नहीं चाहिए। उसके रिगार्डिंग वो अपने हाउस में वोटिंग कराएंगे, यानी कि एक रेजोल्यूशन उठाएंगे, ठीक है, कि अब देख लीजिए प्रोसीजर क्या है। तो वही बताएंगे कि हमको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर उनके हाउस से, असेंबली से वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है, तब पार्लियामेंट डिसाइड कर लेगी और वो उनको एक लेजिस्लेटिव काउंसिल दे देगी, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली खुद डिसाइड करती है उसे चाहिए या नहीं चाहिए। एज अ रिजल्ट, इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, अगर वो एक रेजोल्यूशन पास करती है इस इफेक्ट में, तो पार्लियामेंट अबॉलिश या क्रिएट कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, वेयर वन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कहीं पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको अबॉलिश भी करना है तो उसके लिए भी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया है कि मेजॉरिटी किस टाइप की होती है। एक सिंपल मेजॉरिटी होती है, एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है, एक स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ सेकंड काइंड होती है। ये है क्या? ये उतनी मेजॉरिटी है हाउस की जिनकी वोट्स की जरूरत होती है किसी भी एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, बिल या मोशन को पास कराने के लिए, और ये डिपेंड करता है क्या नेचर है उस बिल का, उस रेजोल्यूशन का। तो हम जैसे प्रेसिडेंट में देखते हैं, प्रेसिडेंट का अगर इंपीचमेंट करना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इंपीचमेंट करना है, तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। वैसे ही स्टेट की असेंबली को अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए तो उसको अपनी असेंबली के अंदर इस बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब उस असेंबली के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनके 2/3 मेंबर्स का जो है पास करना पड़ेगा। 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस present and voting and majority of the total members of the house, यानी 2/3 मेजॉरिटी बोले तो अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर असेंबली के अंदर 300 मेंबर्स हैं, तो यानी 2/3 का निकालोगे तो 200 मेंबर्स की वोट उनके पास होनी चाहिए, वो रेजोल्यूशन पे होना चाहिए। अगर कम से कम इतने लोग वोट देंगे, इतने लोग अपनी बात को बोलेंगे कि हाँ हमें चाहिए काउंसिल, तब जाके वो रेजोल्यूशन पास माना जाएगा और फिर पार्लियामेंट जाके उनकी स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बना देगी। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं पॉलिटी में, अगर आपको ये चीजें समझ में आएंगी तभी पूरा स्ट्रक्चर आप समझ पाओगे और एग्जाम में कॉन्फिडेंटली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है ना।
सीडीएस के पेपर्स आप देते हो, आप सीएपीएफ देते हो, आप इवन एसएससी सीजीएल के अंदर आजकल बहुत ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और मैंने ऑलरेडी पूरी क्लासेस ली हैं जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। टेंशन मत लेना, आगे आने वाली क्लासेस में भी होंगे। अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है आपने अगर बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है और हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मेरे लेक्चर 40 से 50 मिनट के होते हैं, ठीक है। इस लेक्चर को पूरा खत्म करके प्लेलिस्ट को आप अच्छे से पढ़ना, क्या टाइटल्स हैं, क्या उस पे थंबनेल है, तो जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो कंप्लीट पढ़ा दिया आपको, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में 79 डेज का हमारा कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हम आपको पूरी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो अगर इसका फायदा उठाना चाहते हो तो बिल्कुल आप ही के लिए है, आप यूज कर सकते हो। तो समझ आ गया भाई कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बन रहा है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि मान लीजिए अब दोनों हाउसेज हैं, अब दोनों हाउसेज की कॉम्पोजिशन कैसी होती है, इनके अंदर मेंबर्स कितने होते हैं। जैसे लोकसभा में हमने पढ़ा मैक्सिमम 550 मेंबर हो सकते हैं, राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं, पढ़ा था ना। अब देखते हैं इसकी क्या कॉम्पोजिशन है। अगर मैं बात करूं स्टेट असेंबली की, यानी विधानसभा की, हर स्टेट की विधानसभा होती है और यूनियन टेरिटरीज की भी होती है, जैसे दिल्ली की है, पुडुचेरी की है ना। तो वैसे ही उस असेंबली की क्या कॉम्पोजिशन होती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कॉम्पोजिशन होती है, पहली बात ये समझिए, उसके लिए विधानसभा क्षेत्र होते हैं आपके पूरे शहर में, आपकी स्टेट में, जिसमें से अलग अलग लोगों को आप चुनते हो और वही जाके उन सीट्स को फिल करते हैं, यानी विधानसभा इलेक्शंस। तो जैसे लोकसभा की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा हुआ है पूरे देश को, वैसे ही हर स्टेट में जब इलेक्शन होगा अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग आएंगे और वो इलेक्ट होंगे, आप लोग उनके लिए वोट डालोगे और वो जाके लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जाके बैठ जाएंगे, यानी कि ये डायरेक्ट इलेक्शन से आप जिता रहे हो। और जो उस हाउस में, मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली में सारी सीट्स भर गई हैं, उसमें से जो मेजॉरिटी पार्टी होगी वही अपनी सरकार बनाती है और उनका लीडर ही चीफ मिनिस्टर बनता है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। अब कितनी सीट्स होती है एक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ये डिपेंड करता है उस स्टेट की, पर्टिकुलर उस स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतनी ही उसकी असेंबली में सीट्स होंगी, और जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम होगी तो पॉपुलेशन के हिसाब से उतनी सीट्स होंगी। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसकी है और 403 मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे इनकी असेंबली के अंदर। वहीं अगर आप गोवा की बात करो तो गोवा एक छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन भी कम है, तो वहां पे आपको मात्र 40 सीट्स मिलेगी। तो ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है उस स्टेट की, पर्टिकुलर उस स्टेट की क्या पॉपुलेशन है। समझ गए। संविधान में क्या लिखा है इस बात को समझिए। पहली चीज तो ये कि जिस तरीके से इलेक्शन होंगे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होंगे, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप इस इलेक्शंस के लिए वोट डाल सकते हो। अब आपसे एक मैं सवाल पूछता हूं, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, पिछली कुछ क्लासेस में, कि वोट डालने की एज पहले 21 वर्ष होती थी, इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसको कौन सी अमेंडमेंट के तहत करा और कौन से ईयर में करा, ठीक है। इसको सर्च करना अगर नहीं पता तो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लेक्चर्स देखोगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। अब कह रहा है कि जो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी किसी असेंबली की वो 500 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, और 60 से कम नहीं हो सकती। तो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 500, मिनिमम कितनी हो सकती है 60, ठीक है। फिर भी कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं और उनको कुछ चीजें दे रखी हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कम भी हो सकती है। तो यानी कि स्ट्रेंथ 60 से लेके 500 के बीच में वेरी करेगी स्टेट की पॉपुलेशन के साइज के ऊपर। फिर भी आप अरुणाचल प्रदेश में देखो या सिक्किम में देखो, वहां पे आपको मिल जाएंगी कितनी सीट्स, कुल मिला के मात्र 30 सीट्स हैं वहां पे, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी कम है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। उसके अलावा अगर आप मिजोरम और नागालैंड को देखो तो पूछ सकता है मिजोरम की असेंबली में कितनी सीट्स हैं, 40 है। नागालैंड की असेंबली में कितनी सीट्स हैं, 46 है। 46, 40 और 30 है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शंस जो होती हैं यहां से पेपर में सवाल बिल्कुल बन सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, अब जैसे लोकसभा में रिजर्वेशन होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का, उतना ही जितना उनका पॉपुलेशन में रेशो होता है, तो उसी हिसाब से
आपको यहां पे भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रेशो देखने को मिल जाएगा, उनकी रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगी। ये जो बिल आया था ये 1960 तक के लिए था रिजर्वेशन, पर हर 10 साल के लिए इसे लेटेस्ट एक्सटेंड करते रहते हैं। 1970, 1980, 1990 और अभी 2020 में आया तो 2030 तक ये चलेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ाए कहानी को। अब हमें ये तो समझ आ गया, वो तो आसान था कि विधानसभा की कॉम्पोजिशन कैसे है, कहां से लोग आ रहे हैं इलेक्ट होकर, ये बात भी आपको समझ में आ गई। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, इसका कॉम्पोजिशन थोड़ा सा पेचीदा है, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। एक बार देख लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, यानी कि आपकी विधान परिषद, क्या होती है? विधान परिषद। अब देखते हैं, अगर जिस स्टेट में विधान परिषद है तो वहां पे इलेक्शंस कैसे होते हैं, कैसे इसकी कॉम्पोजिशन होती है। हमेशा जब भी क्लास में पढ़ते हो ना, क्यूरोसिटी बना के रखा करो। ये मत सोचा करो कि हम एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। आप अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए पढ़ रहे हो, आप ये सोचो। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो यार, एग्जाम में तो वहां से आएगा ही आएगा। आप जो मेहनत करोगे बिल्कुल उसका फल आपको मिलेगा। तो बिना टेंशन के आप एक रिदम में, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में अगर पढ़ते जाएंगे तो एग्जाम तो निकल ही जाएगा, पर आप अपने लेवल पे कितने ज्यादा अवेयर हैं वो भी आपकी रेगुलर जो चीजें हैं उसमें जरूरी होती हैं बातें। ठीक है ना, तो आपने खुद को भी एक क्यूरियस स्टाइल में पढ़ाना है कि नहीं यार सिर्फ ऐसा नहीं है फटाफट से फटाफट मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दो, मैं रट्टा मार लूं, ऐसा नहीं करना। आपने अपनी नॉलेज पे काम करना है और इनफ टाइम है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। बैठो आराम से, तरीके से पढ़िए। नेक्स्ट कर लेते हैं कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल किस तरीके से बनी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए आप लोग वोट नहीं डालते, वहां पे इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, लाइक द वे इन राज्यसभा। राज्यसभा में आपने देखा होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो स्टेट की अपनी अपनी असेंबलीज होती हैं, अलग अलग स्टेट की, वही वोट डालती हैं राज्यसभा में जो लोग चुन के जाते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, पर इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन बड़े अलग तरीके का है, तो देख लेते हैं क्या है। काउंसिल की एक तो ध्यान रखना मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमने पढ़ी थी असेंबली की 500 से 60 के बीच में वेरी कर रही थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? मान लीजिए अगर किसी स्टेट के पास में दोनों हाउसेज हैं, तो विधानसभा के अंदर अगर उसकी स्टेट के अंदर 300 मेंबर हैं, ठीक है, तो उसकी विधान परिषद के अंदर 100 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, यानी 1/3 मेंबर्स से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। और मिनिमम स्ट्रेंथ इसकी 40 हो सकती है, इससे कम स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। ठीक है, तो मिनिमम स्ट्रेंथ 40 होगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 तक जा सकती है जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की है। ठीक है जी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। It means that the size of the council is determined by the size of state legislature. Obviously, जो साइज विधानसभा का होगा उसी पे डिपेंड करेगा विधान परिषद में कितने मेंबर्स होंगे। अब तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जो मेंबर्स होते हैं इसकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है काउंसिल की। बड़ी अलग सी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसकी कॉम्पोजिशन है। तो हम मान के चलते हैं कि 60 मेंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रब कर देता हूं, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं बात कर रहा हूं विधान परिषद की। किसी स्टेट की विधान परिषद एज्यूम कर रही है और उसमें 60 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर है? 60 मेंबर है। अब इसका बाइफर्केशन हम पढ़ेंगे कि सीट्स कहां से आई हैं, कैसे आई हैं। ठीक है, तो लिखता है जो लोकल बॉडीज होती हैं, हर स्टेट की लोकल बॉडीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायत है ना। तो जो म्युनिसिपैलिटी है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ये इनकी लोकल बॉडीज हैं। ठीक है, और ये लोग जो है ये इलेक्ट करते हैं इसके 1/3 मेंबर्स। यानी अगर मैं 60 का 1/3 निकालूं तो हो गया 20। तो 20 मेंबर को इलेक्ट करने वाले लोग हैं जो लोकल बॉडीज से रिलेटेड है। तो 20 मेंबर आ गए यहां से, यानी 1/3। तो ये कॉम्पोजिशन आपसे पूछ सकता है, ज्यादातर आपसे गवर्नर का ही पूछता है कि गवर्नर कितने मेंबर नॉमिनेट करता है। अभी जान लेंगे। अब बारी आती है 1/12 मेंबर्स की। तो 1/12 मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? पहले तो इसको हम तोड़ेंगे 1/12 में। तो 20 मेंबर तो आ गए यहां से, तो 60 में से 20 गया, 40 बचे। अब 1/12 मेंबर कह रहा है अगर आप इसको 12 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 5 मेंबर्स, है ना, यही होगा ना, 12 पंजे। ठीक है, तो जो ये 5 मेंबर हैं ये कहां से आ रहे हैं? जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, जो कॉलेज ग्रेजुएट है जिन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस है और जो उसी स्टेट में रहते हैं, वो लोग इनको चुनेंगे। समझ गए मेरी बात? तो 5 लोग तो आ गए यहां से, तो 25 लोग का तो हो गया काम। नेक्स्ट,
1/12 मेंबर्स जो होंगे वो उसी स्टेट की अलग अलग टीचर्स जो होते हैं जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम, और उसी स्टेट में रहती हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का डिप्लोमा हो, तो वो लोग जो है, समझ रहे मेरी बात, जो टीचर्स हैं, यानी टीचर्स भी 5 मेंबर्स को आपके इलेक्ट करेंगे, टीचर्स। आगे इतना समझ में? तो 5 हो गए टीचर्स के थ्रू, 5 हो गए ग्रेजुएट्स के थ्रू, 20 हो गए लोकल बॉडीज के थ्रू। उसके बाद में 1/3 यानी 20 मेंबर्स, और वो कहां से आएंगे? जो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा है, वो लोग इलेक्ट करेंगे, अपने में से नहीं, एक्सटर्नल लोगों को, जो जाके बैठेंगे उस काउंसिल के अंदर। तो इसको हम साफ साफ लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं, देखिए यहां जगह है, विधान परिषद में, बी क्यों लिख दिया मैंने, विधान परिषद में टोटल नंबर ऑफ मेंबर 60 है, ठीक है। अब इसमें से समझ लीजिए कि 20 मेंबर कहां से आ गए? लोकल बॉडीज से। इसको हम यूं लिख लेते हैं, लोकल, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा, लोकल बॉडीज, ठीक है। उसके बाद 5 मेंबर कहां से आए थे? कि जो स्टेट के अंदर पढ़ने वाले बच्चे थे, ग्रेजुएट्स थे, वो लोग इलेक्ट कर रहे थे, 3 साल का, जिनके पास मिनिमम एक्सपीरियंस था। 5 मेंबर जो उस स्टेट की जो टीचर्स होंगे जिन पे कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। उसके अलावा रह गए 20 लोग, और 20 लोग कहां से आ रहे हैं? तो 20 लोग आ रहे हैं उसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं और 20 मेंबर बिठाते हैं। अब एक बार काउंट मारो, देखिए 50 लोग हो गए, बचे कुचे कितने रह गए? बचे कुचे रह गए कुल मिला के 10 मेंबर्स। ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं 60 मेंबर्स का, ताकि आपको समझ में आ जाए। और 10/60 का कितना हिस्सा है? ये 1/6 है, यानी कि 1/6 मेंबर्स जो हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करता है। इन द सेम वे जैसे कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर राज्यसभा में। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि गवर्नर कितने मेंबर्स को स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करता है, जो कि जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है, डिफरेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो वो वाला सिस्टम तो है ही है, देखिए लिखा है, द रेस्ट वुड बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम पर्संस हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी इनका इलेक्शन नहीं हो रहा, डायरेक्टली नॉमिनेट है, जिनके पास साइंस, लिटरेचर, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। तो ये है सारा बाइफर्केशन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए, आपको याद भी हो गया। और 60 का नंबर आप लेके चलना, 1/3, दोबारा रिवाइज करो, 1/3 आ गए लोकल बॉडी से, 5 आ गए टीचर्स के थ्रू, 5 आ गए ग्रेजुएट के थ्रू, 20 आ गए विधानसभा के थ्रू, और 10 जो बच गए यानी 1/6 आ गए गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो इस तरह का कुछ कॉम्पोजिशन होता है आपका विधान परिषद का। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है और यहां तक देख लिया है, तो इसको एंड तक जाना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा अभी, और भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है। और साथ ही लेक्चर को शेयर जरूर कर देना, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, इसको आपने शेयर करना है। प्लेलिस्ट को देखिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो अगर रोज के लेक्चर्स चाहिए तो। लेक्चर्स का पता कैसे लगेगा? सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आएगी। हमारे चैनल पे रोज काफी वीडियोस आती हैं। जो बच्चे यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अलग से भी एक बैच चल रहा है। पर ये जो हम कोर्स करा रहे हैं, वो एक दबंग बैच है आपका, वहां से आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो यूपी कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल के लिए आपको वहां पे मिल जाएगा। और जो 1 डे एग्जाम्स जितने होते हैं उसका कोर्स हम कवर करवा रहे हैं अभिनंदन बैच में, ठीक है। तो ये 2 बैचेस अभी चल रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, रोज आपको मिल जाएंगी वीडियोस। अब मैं बात करता हूं ड्यूरेशन क्या होती है 2 हाउसेस की, क्या टर्म होता है। तो विधानसभा जो होती है वो लोकसभा की तरह होती है और उसमें 5 साल का टर्म होता है, 5 ईयर टर्म होता है। और दिस हाउस इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यानी कि इसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा जिस दिन इसके 5 साल का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर फ्रेश इलेक्शंस होंगे। अब इस हाउस को डिसॉल्व करने का काम किसका होता है? गवर्नर का होता है, ठीक है। तो यानी कि ये परमानेंट हाउस नहीं है। तो अगर आपसे पूछ ले दोनों में से परमानेंट हाउस कौन सा है, तो जैसे राज्यसभा सेंटर में परमानेंट है, वैसे ही विधान परिषद आपका स्टेट लेवल पे परमानेंट हाउस होता है, ठीक है जी। तो लिखा है लेजिस्लेटिव असेंबली लाइक लोकसभा परमानेंट चैम्बर नहीं है, इसका 5 साल का टर्म होता है जिस दिन से इसकी पहली मीटिंग होती है और जनरल इलेक्शंस तक। गवर्नर चाहे तो अपनी तरफ से नहीं, पर
हाउस को पहले भी डिसॉल्व कर सकता है 5 साल के टर्म से पहले। और इसके अंदर कई सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे सरकार गिर जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, सरकार का बिल डिफीट हो जाए, बजट डिफीट हो जाए, मोशन ऑफ थैंक्स पास ना हो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यानी कि सरकार पे अगर उस हाउस का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, यानी अब वो वाली जो पार्टी है वो मेजॉरिटी इंजॉय नहीं कर रही है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया और गवर्नर को उसको 5 साल से पहले ही खत्म करना पड़ेगा, यानी डिसॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए? दूसरी तरफ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बिल्कुल राज्यसभा की कॉपी, तो वो क्या कर रहा है, वो एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, परमानेंट हाउस है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, हमेशा इसके अंदर लोग बैठे रहते हैं। बस इसके जो 1/3 मेंबर हैं राज्यसभा की तरह, मान लीजिए 60 मेंबर है तो उसके 20 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो अगर आप कैलकुलेट करें 1/3 है और 2 साल है, तो हर मेंबर का जो टेन्योर है वो 6 साल का बन जाता है। यानी जो मेंबर इलेक्ट हुआ है, चाहे नॉमिनेट हुआ है, वो 6 साल तक हाउस में रहेगा और हर 2 साल में जिनका 6-6 साल का टर्म कंप्लीट हो रहा है वो अपना रिटायर होते जाएंगे। ठीक है, जैसे ही रिटायर होंगे तो उस इलेक्शन से उसको फिल कर दिया जाएगा। तो सारे इलेक्शंस एक साथ नहीं होते काउंसिल के, हर 2 साल 3 साल में होते रहते हैं। समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से कहानी चलती रहती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। अब हम इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि यार स्पीकर का क्या काम होता है, चेयरमैन का क्या काम होता है, सेम टू सेम पार्लियामेंट वाला काम है, जाके देख लेना वो लेक्चर। उसमें जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया और वहां से आपके सवाल पार्लियामेंट से ही रिलेटेड बनते हैं। अब मेन जो चेंज आता है ना इस हाउस की वर्किंग का, इस असेंबली की वर्किंग का, वो आता है कानून बनाने के तरीकों पे। और स्टेट असेंबली किसके लिए कानून बनाती है? जो मैटर स्टेट लिस्ट में आते हैं। 3 लिस्ट मैंने आपको बताई थी जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में है। यूनियन लिस्ट जिसपे पार्लियामेंट कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट जिसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, दोनों के लिए होते हैं, पर चलती उसमें सेंटर की है। तो अब जो कानून बन रहे हैं वो प्रोसीजर हम जानते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में कैसा होता है। टाइप्स ऑफ बिल्स भी हमने पार्लियामेंट में अच्छे से पढ़े थे, तो उसी की तरह ऑर्डिनरी बिल्स सेम होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। जिन बच्चों को नहीं पता है अभी बता देता हूं, तो टेंशन मत लेना। ऑर्डिनरी बिल की बात करूं तो ऑर्डिनरी बिल वो बिल होता है जो अगर असेंबली से पास हो गया और गवर्नर के हस्ताक्षर मिल गए तो वो कानून बन जाएगा। इट विल बिकम एन एक्ट ऑन द सेम डे व्हेन गवर्नर हैज गिवन हिज कंसेंट टू दैट पर्टिकुलर बिल। ठीक है जी। अब ये जो बिल होते हैं इसकी भी टाइप्स होती है, तो उसमें से एक टाइप है जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिल यानी आम बिल। अब ये वाला जो बिल होता है ये कहीं भी पैसे से रिलेटेड नहीं होता। तो जैसा मनी बिल की डेफिनेशन 110 नंबर आर्टिकल में हमको मिलती है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर हमें 198 आर्टिकल में हमें मिलती है मनी बिल की डेफिनेशन। जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, अगर उससे रिलेटेड कोई बिल बनाना है या फिर टैक्स हटाना है, टैक्स लगाना है, तो इस टाइप के बिल्स को हम मनी बिल कहते हैं। जो इन बिल्स को छोड़ के अन्य बिल होते हैं उनको हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। समझ गए? और स्टेट लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो होगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो ऑर्डिनरी बिल आपको समझ में आ गया। अब हम समझ के चलते हैं कि 2 हाउसेज हैं उस स्टेट में। देखिए अगर एक हाउस है तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, उस हाउस से वो बिल पास हो जाएगा, सीधा गवर्नर पे जाएगा और गवर्नर के पास क्या चॉइसेस है वो मैंने आपको बताई थी, फिर बता दूंगा। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि 2 हाउसेज हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल जो है दोनों में से किसी भी हाउस में उठ सकता है, यानी कि चाहे तो विधानसभा में चाहे तो विधान परिषद में, और उसे कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे तो सरकार का मंत्री हो चाहे ही कोई नॉर्मल मेंबर हो। और जब भी कोई सरकार का मंत्री किसी बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो वो बिल की वैल्यू, उस बिल की औकात बढ़ जाती है और वो आ जाता है पब्लिक बिल की कैटेगरी में, और उस बिल के पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि सरकार पे ऑलरेडी कॉन्फिडेंस होता है, यानी उसके पास नंबर्स हैं, वो बिल को पास करा लेगा। पर बात करें हम अगर प्राइवेट बिल की, तो प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है वो मिनिस्टर नहीं इंट्रोड्यूस करते और ये ऑर्डिनरी बिल्स ही होते हैं, तो वो हो सकता है पास ना भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, उसके चांस थोड़े से कम होते हैं। अब सीधा आते हैं बात पे, मिनिस्टर हो चाहे कोई भी मेंबर हो लेजिस्लेचर का, वो इस तरह के बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब बिल जो है मान लीजिए अगर विधानसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो उस हाउस में, किसी भी हाउस में हो, वो 3 स्टेजेस से निकलेगा। तो 3 स्टेजेस बोले तो इसमें 3 रीडिंग होती है।
फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, 3 रीडिंग होती है किसी भी एक बिल की। पहली रीडिंग में बिल को पेश किया जाता है, दूसरी रीडिंग में उसकी प्रॉपर क्लॉज बाय क्लॉज स्क्रूटनी होती है, डिस्कशन होती है, और थर्ड रीडिंग में उसे डायरेक्टली वोट पे डाल दिया जाता है। वोटिंग होती है तो पता लगता है बिल पास हुआ या फेल हुआ। 50% से ज्यादा लोगों ने बोला कि हाँ हमें बिल पास करना है, तो उस हाउस से बिल पास हो जाएगा। समझ गए? तो ये प्रोसेस है एक हाउस का। अब ध्यान से समझना, उसके बाद बिल को सेकंड हाउस में भेजा जाता है, और सेकंड हाउस भी जब उस बिल को पास कर देता है, जब दोनों हाउसेस बिल को पास कर देते हैं, चाहे अमेंडमेंट्स के साथ, बिल में कई बार क्या होता है, बिल आता है जिस फॉर्म में, जाते जाते पास होते होते उसमें कई सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो उनको अमेंडमेंट्स कह देते हैं उस बिल के अंदर। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो उससे पास हो जाता है तो उसके बाद वो जाता है हस्ताक्षर के लिए गवर्नर के पास। अब अगर कोई यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है जहां पे कि एक ही हाउस है, तो वहां पे तो डायरेक्टली लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा पास कर देगी और बिल गवर्नर पे जाएगा, फिर गवर्नर पे अपनी चॉइसेस है जो उसकी वीटो पावर में आती है। अब देखते हैं कि अगर प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होती है, इसको अब ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को, तभी आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर समझ में आएगा। और अभी लेक्चर के एंड में मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता दूंगा जो इस टॉपिक से आपको याद रखने। ठीक है, मैं हर लेक्चर पहले आपको कंसेप्चुअली समझाता हूं, एंड में मैं आपको उससे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता देता हूं। ठीक है, अब देखते हैं। बिल जो है दूसरे हाउस में गया, और दूसरे हाउस में भी वो तीनों स्टेजेस से पास होगा। ठीक है, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग और तीसरी रीडिंग से। जब बिल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अप्रूव हो जाएगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल पे जाएगा, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल पे कुल मिला के 4 ऑप्शंस होंगे उस बिल को लेकर के। पहला कि उस बिल को वो जैसा आया जैसे का तैसा पास कर दे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिना अमेंडमेंट, उसे कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, और असेंबली के द्वारा जैसा बिल आया वैसा ही पास कर दे। अब आपको इस ऑप्शन में समझ में आएगा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट लेवल पे, उसकी पावर कहीं ना कहीं बहुत कम होती है जो पावर राज्यसभा को दी गई है सेंटर लेवल पे। समझ रहे हो मेरी बात? लेक्चर अभी हम इसको और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं समझ पा रहा हूं कि आपके दिमाग में नहीं तो चीजें कम जाएंगी। अगर मजा आ रहा है तो इसको शेयर जरूर कर देना। चलिए आगे, पहला तो हो गया सिंपल ऑप्शन, पास हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कुछ नहीं। सेकंड, वो चाहे तो बिल को अमेंड करके भेज सकता है वापस से असेंबली के पास कि हमें ये चीजें पसंद नहीं आ रही, आप इसे काट दो या इसकी जगह चेंज कर दो, तो इसे कहते हैं रिकंसिडरेशन के लिए बिल को वापस से विधानसभा के पास भेजना। अभी पहले बिल विधानसभा से पास हुआ, विधान परिषद पे आया, तो या तो पास कर देगा, दूसरा अमेंडमेंट बता रहा है कि लो भाई अमेंडमेंट। तीसरा ऑप्शन क्या कर सकता है, उसके पास सीधा सीधा क्या बोलेगा कि भाई मैं रिजेक्ट कर रहा हूं इस बिल को, और असेंबली को कह देता है सॉरी हमें बिल पसंद नहीं आ रहा, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। पर क्या होगा रिजेक्ट कर दिया तो? अभी बताऊंगा। रिजेक्ट करने की ज्यादा पावर नहीं होती इनके पास, बस इन्होंने एटीट्यूड में बोल दिया कि हम तो रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं उखाड़ सकते। नेक्स्ट, ये पॉसिबल है कि बिल के ऊपर वो एक्शन ही ना ले कोई, और बिल को पेंडिंग रख दे। अब ज्यादा समझदार बन रहे हैं कि रिजेक्ट बन करके हम क्यों बुरे बने, हम अपने पास बिल को रोक लेते हैं, हम कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी क्या तोड़ निकलता है अभी देखते हैं। अब देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं अगर उसने इन चारों ऑप्शन का यूज किया तो। पहला, अगर काउंसिल ने बिल को पास कर दिया विदाउट अमेंडमेंट और द असेंबली एक्सेप्ट्स द काउंसिल प्रपोज्ड अमेंडमेंट, यानी कि उसने बिना अमेंडमेंट के पास कर दिया, ये जो अमेंडमेंट बताई वो असेंबली ने मान ली, तो बिल को पास मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बिल गवर्नर के पास जाएगा, सीधा सिग्नेचर होंगे और वो बिल एक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर असेंबली ने, ठीक है, मान लीजिए काउंसिल के पास बिल गया, उसने कुछ अमेंडमेंट, सेकंड ऑप्शन था ना ये वाला, देखो वो क्या बोल रहा है, वो अमेंडमेंट बता रहा है बिल में। अगर काउंसिल ने कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करी और जो या फिर उसने अमेंडमेंट्स दी और असेंबली ने नहीं मानी, या फिर काउंसिल ने बिल को रिजेक्ट कर दिया, एटीट्यूड दिखा रहा था ना काउंसिल कि जाओ हम नहीं एक्सेप्ट करते, तो उसने बिल को रिजेक्ट कर दिया, या फिर काउंसिल ने कोई एक्शन नहीं लिया 3 महीने तक। अब इसके साथ क्या क्या हो सकता है? तो असेंबली क्या करेगी, असेंबली ऐसे केस में मान लीजिए अब उसने बिल को अमेंडमेंट के साथ भेजा, असेंबली ने बिल को एक्सेप्ट नहीं करा, हमें नहीं चाहिए अमेंडमेंट। दूसरा, उसने बिल को रिजेक्ट कर दिया, और तीसरा 3 महीने तक कुछ नहीं किया। असेंबली 3 महीने बाद या फिर उसी वक्त उसे बोलेगी नॉक नॉक, आप वापस से पकड़िए, ये लीजिए बिल, और दोबारा से बिल भेज देगी काउंसिल के पास कि देखो 3 महीना हो चुका है, अब सीधा लाइन पे आ जाओ आप। ठीक है, अगर काउंसिल ने उसके बाद भी बिल को रिजेक्ट कर दिया, हिम्मत देखिए, अब
काउंसिल ने उसके बाद भी कहा हम नहीं करते रिजेक्ट, हम नहीं करते पास, ठीक है, या फिर उसने उन अमेंडमेंट्स के साथ पास किया जो अनएक्सेप्टेबल थी असेंबली के लिए, या फिर बिल को वापस से 1 महीने तक, यानी पहले केस में 3 महीने तक, फिर दोबारा से उन्होंने नॉक नॉक करी कि करो इसका कुछ, फिर उसने 1 महीने तक कुछ भी नहीं करा, तब क्या होगा, तब असेंबली बोलेगी अब बहुत सुन ली भाई तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है, सीधा एक काम करो, बिल को ऐसे का तैसा पास कर दो, और मान लिया जाता है वो बिल पास हो गया दोनों हाउसेस से उसी फॉर्म में जिसमें वो सेकंड टाइम असेंबली ने काउंसिल को भेजा था। अभी इसको मैं एक साथ कंपाइल कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। असेंबली ने बिल पास किया, काउंसिल के पास किया, काउंसिल ने वो बिल को अगर पास कर दिया तो बहुत बढ़िया। सेकंड केस में अगर उसने बिल को अमेंडमेंट किया और वो अमेंडमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर बिल को रिजेक्ट कर दिया, या फिर 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो 3 महीने बाद जो असेंबली है काउंसिल को बोलेगी कि दोबारा से हम दे रहे हैं बिल, हम चाहते हैं आप इसको एक बार और देखो। काउंसिल ने फिर से एटीट्यूड दिखाया, विधान परिषद ने फिर एटीट्यूड दिखाया। कितने महीने का एटीट्यूड? 3 महीने पहले और 1 महीना बाद में। तो कुल मिला के लेजिस्लेटिव काउंसिल ज्यादा से ज्यादा अपने पास बिल 4 महीने तक रोक सकती है। यह है इस बात का निष्कर्ष, और इसी निष्कर्ष से आपसे पेपर में सवाल बनता है। तो अब आपको बात समझ में आएगी 4 महीने कहां से आए, समझे? तो पहले केस में 3 महीने, दूसरी बार भेजेगा 1 महीना और। अब बहुत वेट हो गया, 1 महीने के बाद में उस बिल को पास अपने आप मान लिया जाएगा उसी फॉर्म में जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस बिल को सेकंड टाइम काउंसिल के पास भेजा था। समझ गए? तो ये प्रोसीजर है, क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का ये, और इसके पीछे सारी कहानी होती है ये। इससे बना आपका बेस। आपको एग्जैक्टली समझ में आया ये 4 महीना कैसे आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब यह है कि भाई असेंबली जो है, विधानसभा है, उसकी फाइनल से होती है। जबकि हम राज्यसभा में क्या देखते हैं, अगर बिल राज्यसभा से पास नहीं हुआ, लोकसभा से हो गया, या राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा से नहीं हुआ, तो प्रेसिडेंट बिल्कुल दोनों को इक्वल ट्रीट करता है और एक ज्वाइंट सिटिंग बिठाता है। तो आपसे यह सवाल पेपर में बन सकता है, क्या स्टेट लेवल पे ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है? तो ज्वाइंट सिटिंग का नो ज्वाइंट सेशन, यानी ज्वाइंट सेशन नहीं है, दोनों को बिठा के बिल पास कराया जाए। यानी राज्यसभा से बहुत कम पावर होती है आपकी विधान परिषद के पास। ठीक है जी, समझ गए? तो यानी कि बिल को ज्यादा से ज्यादा विधान परिषद 4 महीने के लिए डिले कर सकती है, यह बात हमें समझ में आई, और कोई ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। और दूसरी तरफ मैंने जैसा बताया था, ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है, तो यह बिल विधान परिषद में भी उठ सकता था। तो विधान परिषद से अगर यह बिल इंट्रोड्यूस होता, विधान परिषद से पास हुआ होता और विधानसभा के पास आया होता, तब क्या चीजें होती? विधानसभा या तो उस बिल पे हां भर देती तो कोई दिक्कत नहीं थी, और अगर विधानसभा उसे रिजेक्ट कर देती तो फिर आगे कोई ऑप्शन नहीं था, खत्म ही था वो बिल। ठीक है, ये तो वो केस है जब विधानसभा में उठा, फिर इतना लंबा खींचा। ठीक है, तो ज्यादा 4 महीने का डिले, से ज्यादा कुछ नहीं। वही बात लिखी है, जो बिल काउंसिल में ओरिजिनेट होगा और फिर असेंबली के पास जाएगा, असेंबली ने अगर उस बिल को रिजेक्ट कर दिया तो बिल खत्म हो जाएगा और इट विल बी डिक्लेयर्ड डेड। समझ गए? इन लेक्चर्स को इतना डिटेल में पढ़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि एग्जाम में कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज ना कर पाए। जीके पढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रोज आपको 1 घंटा देना है। मैं आपको कंप्लीट जनरल अवेयरनेस करा दूंगा, और जहां तक बात है उसमें साइंस वाले पोर्शन की, तो मेरी क्लास 6 बजे आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके वगैरह ये सब पढ़ाऊंगा। दूसरी तरफ 7 बजे आपको आएगी अभिषेक सर की क्लास, जो आपको साइंस पढ़ाते हैं। यानी ये 25 नंबर तो आप अगर सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो तो ले जाओगे, सीपीओ का दे रहे हो 25 नंबर मतलब 50 नंबर। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे। अगर आप सीडीएस दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो तो और ज्यादा मार्क्स। ठीक है, उसमें जीके की वैल्यू और होती है, तो आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने हैं। ये नहीं एक दिन में तो आप एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो कि मैथ्स है तो मैथ्स ही पढ़े जा रहे हो, रीजनिंग है तो रीजनिंग ही पढ़े जा रहे हो, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रोज कुछ ना कुछ 2 से 3 सब्जेक्ट्स को टारगेट करिए, और जितना हो सके वीक में 3 या 4 तो मॉक टेस्ट अभी आप लगाइए, ताकि आपको प्रॉपर एनालिसिस हो पाए। उसके बाद भी स्कोर नहीं बढ़ता तब आप बताना। अगर आप इन लेक्चर्स को रोज देख रहे हो 110% स्कोर बढ़ेगा। बीच बीच में मैं आपको इसलिए बताता रहता हूं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट,
तो वही बात लिखिए कि काउंसिल के पास कुछ ज्यादा पावर नहीं होती है और राज्यसभा से काफी कम होती है। चलिए ये तो हाल था ऑर्डिनरी बिल का जिसमें कि पावर इतनी कम थी। तो आप इमेजिन कर लो मनी बिल में तो क्या ही पावर रहेगी। मनी बिल के अंदर सेंट्रल लेवल पे भी पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा पे इतनी पावर नहीं होती। तो वही हाल उसका स्टेट में भी होता है, ना ऑर्डिनरी बिल में पावर है ना मनी बिल में पावर है। मनी बिल में तो वैसे ही नहीं होगी, क्योंकि मनी बिल पहली चीज तो ऐसा है कि सिर्फ गवर्नमेंट बिल होता है, यानी कोई सरकार का मिनिस्टर ही उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो अब देख लेते हैं फटाफट। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनी बिल उठ ही नहीं सकता, तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इनमें से कौन सा बिल है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं उठ सकता, तो वो हो गया मनी बिल। ये सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही आपका इनिशिएट किया जा सकता है और मनी बिल को कभी भी पेश करेंगे, चाहे सेंटर लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे। सेंटर लेवल पे अगर मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उससे पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन पहले प्रेसिडेंट को दिखाना जरूरी है। दूसरी तरफ स्टेट पे असेंबली में जब भी मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो गवर्नर को वो बिल दिखाना जरूरी है, उसके अप्रूवल के बाद ही मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ असेंबली के स्पीकर के पास होता है। ठीक है जी, वो डिसाइड करता है इसका क्या नेचर है बिल का। तो गवर्नमेंट बिल होता है, गवर्नमेंट का मंत्री ही इंट्रोड्यूस कर सकता है और इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर। मनी बिल की डेफिनेशन जैसा मैंने आपको पहले भी अच्छे से बताई है, जो भी चीजें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी जो लोगों का पैसा है उससे रिलेटेड है, किसी तरह का एप्रोप्रिएशन करना है सरकार को, किसी तरह का टैक्स इंपोज करना है, हटाना है, अबॉलिश करना है, कम करना है, इस तरह के बिल्स को मनी बिल कहा जाता है। और स्टेट लेवल पे मनी बिल आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल 199 में। दूसरी तरफ आपको मनी बिल सेंटर लेवल पे देखने को मिलते हैं आर्टिकल नंबर 110 में। ठीक है, तो बात हो रही है मनी बिल की। मनी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाएगा, पहले विधानसभा में हुआ इंट्रोड्यूस, पहले गवर्नर का रिकमेंडेशन चाहिए, फिर विधानसभा में आया, विधानसभा से पास हुआ और जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ फिर वो काउंसिल के पास भेजा जाएगा। ठीक है, अब मनी बिल के मामले में तो सोचिए कितनी ही कम पावर होगी काउंसिल की, वो कुछ नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा प्यार से बोल सकती है कि ये रिकमेंडेशन हमारी मान लो, नहीं मानते तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक वो बिल को अपने पास रख सकते हैं? 14 दिन तक। और ऑर्डिनरी बिल में ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक का होल्ड कर सकते थे, 3 महीने पहले केस में और 1 महीने बाद में। मनी बिल में ज्यादा ज्यादा 14 दिन तक, अगर 14 दिन से भी लेट होता है तो उस बिल को मान लिया जाता है कि ये दोनों हाउसेस से पास है और सीधा जाता है हस्ताक्षर के लिए आपके गवर्नर के पास। और लेजिस्लेटिव असेंबली पर अगर वो कोई अमेंडमेंट भेज रहे हैं मनी बिल में तो वो तो असेंबली की मर्जी है, वो माने या ना माने। ठीक है, गवर्नर के पास वो बिल जाता है। अब गवर्नर से रिलेटेड क्या क्या चॉइसेस थी मैंने आपको बताई थी, या तो गवर्नर साइन कर देगा ऑर्डिनरी बिल में, या गवर्नर जो है पॉकेट वीटो करेगा, बिल को रोक लेगा, लंबे अरसे तक नहीं कुछ कर रहा है तो वो बिल खत्म हो जाता है, या फिर वो बिल को वापस से रिकंसीडर करने के लिए बोलेगा। गवर्नर जो है स्टेट असेंबली को बोलेगा कि आप रिकंसीडर कर लो। ठीक है, पर ये जो रिकंसीडरेशन वाला ऑप्शन होता है ये मनी बिल के अंदर गवर्नर के पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गवर्नर के पास तो ऑलरेडी दिखा चुके हैं ना मनी बिल पहले इंस्टेंस पे, तो वही बता रहा है कि गवर्नर के पास जब मनी बिल आता है उसके पास या तो ऑप्शन ये है कि वो उस बिल पे साइन कर दे और वो बिल एक्ट बन जाए, दूसरा वो उस बिल को रोक सकता है। ठीक है, तीसरा वो उस बिल को, जैसे स्पेशल पावर होती है गवर्नर के पास, किसी भी बिल को चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे मनी बिल हो वो रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए। जब वो ऐसे बिल को रिजर्व कर लेता है कि अरे मैं नहीं कर सकता, आप एक काम करो, आप सेंटर से बात करो, तो वो अपने आप को बीच से हटा लेता है और प्रेसिडेंट के पास बिल भेज देता है, रिजर्व कर लेता है। और प्रेसिडेंट पे क्या पावर्स होती है हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले। ठीक है, ये सारे लेक्चर आप एक बार देख लोगे, दिमाग में टिप्स पे आ जाएगी आपके पॉलिटी। नेक्स्ट, जब भी प्रेसिडेंट के पास वो बिल को रिजर्व किया जाता है कि प्रेसिडेंट एक्शन लेंगे, तो गवर्नर बीच में से हट गया, प्रेसिडेंट के एसेंट चाहिए, तो प्रेसिडेंट या तो उस बिल को विदहोल्ड कर सकता है पर उस बिल को वापस नहीं भेज सकता स्टेट लेजिस्लेचर के पास कि इसको रिकंसीडर कर लो, यानी सस्पेंसिव वीटो इस केस में नहीं होती। तो ये हैं सारे ऑप्शंस और ये हमने पूरी तरीके से जान लिया कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर में से क्या सवाल बनता है, किस तरीके की वर्किंग होती है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ गई है तो फटाफट से एक बार आर्टिकल्स पर नजर मारते हैं। पार्ट नंबर 6 के अंदर
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर आता है 155 में, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आर्टिकल नंबर 161 के अंदर क्या आता है, गवर्नर की पार्डनिंग पावर। ये दो आर्टिकल आपसे बहुत ज्यादा पूछता है गवर्नर से रिलेटेड, पार्डनिंग पावर और ये है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता रहता हूं। चलिए, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब देख लेते हैं आर्टिकल 168। आपसे पूछेगा कि हर स्टेट की अपने एक लेजिस्लेटिव बॉडी होनी चाहिए, विधानसभा या विधान परिषद जो भी है, तो वो किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 168। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दिमाग में रख सकते हो कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के सेशंस होते हैं, ठीक है, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, ये सब मैं आपको पार्लियामेंट में और पीछे भी बता चुका हूं। गवर्नर पढ़ो, उसमें A to Z मतलब मैंने बताया, अडजर्न करना, प्रोरोगेशन करना, डिसोल्यूशन करना। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, अब देखिए कंपेयर करो, इसको हम सेंटर से कंपेयर करेंगे। अब सेंटर लेवल पे एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, वो वाला आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल है 79। ठीक है, और स्टेट लेवल पे वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 168। ऐसे आपको दोनों याद हो जाएंगे। सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, जब भी स्टेट असेंबली के सेशन को बुलाया जाता है उसको कहते हैं सेशन समन करना, और जिस सेशन को खत्म किया जाता है उसे कहते हैं सेशन को प्रोर्यूग करना, और जब भी असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। ये तीनों पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, और ये सेंटर लेवल पे, और स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास होती है। तो इसके लिए आर्टिकल 174 स्टेट में, और सेंटर में ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 85 में। ठीक है, ऐसे रिलेशन में पढ़ो। नेक्स्ट, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, इसके बारे में कहां लिखा है? आर्टिकल नंबर 178 में। और सेंटर लेवल पे अगर हम देखें तो इसके लिए आर्टिकल है 93, आर्टिकल 93। रिवीजन करवा रहा हूं, साथ साथ होती रहेगी। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और सेंटर लेवल पे ये था आर्टिकल नंबर 89 में, अच्छे से बताया था। ये इंपॉर्टेंट है। मनी बिल सेंटर लेवल पे 110, स्टेट लेवल पे डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 199। एक होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे आप बोलते हो बजट। ठीक है, बजट जो है वो सेंटर लेवल पे होता है 112 में, स्टेट लेवल पे आर्टिकल 202 में। आर्टिकल 212 कहता है कि जो कोर्ट से अपने काम से काम रखे, जो लेजिस्लेचर का इंडिपेंडेंस है, उनकी जो लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स है उसमें अपना दिमाग ना लगाए, तो मतलब एक तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ द विंग्स ऑफ गवर्नमेंट है कि जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है। आर्टिकल 213 वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब भी अच्छे से बताया था, जब भी स्टेट लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेचर, सेंटर की बात करें, अगर वो सेशन में नहीं है तो कानून कौन पास करेगा? तो कानून की जगह पे एक ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है। सेम स्टेट लेजिस्लेचर अगर सेशन में नहीं है तो एक ऑर्डिनेंस इशू करेगा जो 6 महीने तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जब असेंबली री इलेक्ट होगी तो उसे पास करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 213 के अंदर है गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। प्रेसिडेंट की है आर्टिकल 123 में, इसी को आगे पीछे कर लो। 123 प्रेसिडेंट, 213 गवर्नर। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, 1 मिनट और रुकना। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, और ये हमारा स्टेट लेजिस्लेचर भी खत्म हो गया। अब 1-2 लेक्चर बचे हैं पॉलिटी के, जुड़ के रहना लेक्चर से। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन पता लगेगी। कल शाम को 6 बजे फिर क्लास आएगी, 2 से 3 दिन में। अब आपका पॉलिटी वाइंड अप है। अब आपको मैं बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, जो लेटेस्ट आया ना आपका CGL 2022 में, उसकी कुल मिलाकर 40 शिफ्ट को एनालाइज करके लाऊंगा। और ये हमारा अभिनंदन बैच है, जो हम आपके लिए 2023 में जुलाई में जो पेपर है CGL का, उसके लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी जिसमें आपके सब्जेक्ट्स आते हैं तो आप इस बैच से जुड़ करके, और जुड़ने का तरीका सिंपल है, वीडियोस दे रखी है। हमारे चैनल का नाम है रेडियन लर्निंग, इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इतने दिन में आपका कोर्स खत्म करा दिया जाएगा। यह है आपकी फैकल्टी। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव, और मैं रोज शाम को 6 बजे आपको सेम चैनल पे मिलूंगा जहां आपका ये पूरा कोर्स हो रहा है। ये हैं आपके अभिषेक सर, जो मैंने आपको बताया साइंस वाले। बेहतरीन तरीके से साइंस अगर कवर करना है 7 बजे इनसे मिलिए।
8 बजे आते हैं आपके धुरिंदर इंग्लिश वाले, यानी कि आपके कपिल सर, ये आएंगे आपको 8 बजे पढ़ाने, 8 बजे इनकी क्लास। रीजनिंग अगर टिप्स पे जादू के तरीके से समझना चाहते हो, बिल्कुल इसमें एक्सपर्ट होना चाहते हो, तो ये रहे आपके रीजनिंग वाले रोहित सर, ये आपको बिल्कुल 9 बजे रोज आ जाते हैं इसी बैच के अंदर पढ़ाने के लिए। सेम चैनल पे रेगुलर वीडियोस आ रही हैं। इफ यू वांट टू प्रिपेयर तो आप यहां पे आ सकते हो। थैंक यू सो मच। आपसे अब मैं नेक्स्ट सेशन यानी कल शाम को 6 बजे मिलूंगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।